तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम राउल्ट के नियम को और उसकी सीमाओं को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको यहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हमने इसके नियम को और इसकी सीमाओं को बहुत ही सरल शब्दों में यहां पर लिखा है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। अब बहुत ध्यान समझना इसकी परिभाषा को। देखिए, अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए, क्या कहा? अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है प्यारे बच्चों? सर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सही। तो प्यारे बच्चों, इस वाली बात को भी लिखना है और याद भी रखना है। ये इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। इसे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम कहा जाता है। इसे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये लिखेंगे और बहुत ध्यान समझेंगे, इसके फॉर्मूले को बहुत ध्यान समझेंगे। और देखो, इसके फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे उसे भी समझिए। प्यारे बच्चों, ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और यह है विलय का मोल प्रभाज, और यह है क्या? बराबर। तो बस अब यहां से डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे सर? देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। दोबारा सुनो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सही। देखिए आगे, देखिए प्यारे बच्चों, विलय के मोल प्रभाज को हम कैसे निकालते हैं? देखिए, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक के मोलों की संख्या, इस तरह से हम विलय के मोल प्रभाज को निकालते हैं। प्यारे बच्चों, और भी जानिए इसके बारे में। देखिए, जो ये लिखा है मैंने पी नोट या P0 जैसा आप पढ़ते हो, तो ये पी नोट है, इसे हम कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और प्यारे बच्चों, जो PS है इसे हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब। तो पी नोट माइनस PS, कुल मिलाकर ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहा मैंने? इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन। सही। तो वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम कहते हैं क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। सही। और देखो, ये तो मैंने बता दिया क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और ये वाली क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। और प्यारे बच्चों देखो, मैंने यहां पर लिख भी दी है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। चलिए आगे चलें। इतना समझ में आया? चलिए अब इसे करते हैं। प्यारे बच्चों, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन का मतलब क्या है कि जब विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या से ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जो हमारा स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल N के। तो जो हमने यहां पर प्यारे बच्चों फॉर्मूले में ये लिखा है ना यहां पर, तो यहां पर हम केवल n प्लस n के स्थान पर कैपिटल N लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा। सही। अब देखिए ध्यान से, हम विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, ये भी समझो। तो हम प्यारे बच्चों विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। देखो, विलय के मोलों की संख्या के लिए विलय का भार W2, विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार M2, विलय का अणुभार M2 या विलय का मोलर द्रव्यमान। तो कहने का मतलब यह है W2 बटे M2 करके हम विलय के मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम विलायक के मोलों की संख्या को भी निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, W1 क्या है? विलायक का भार
या विलायक का द्रव्यमान, और m1 क्या है, विलायक का अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान। सही, देखिए ये याद रखिए, विलेय के लिए 2 लिखते हैं और विलायक के लिए 1 लिखते हैं। अगर आप चाहो तो प्यारे बच्चों विलेय के लिए B और विलायक के लिए A भी लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए किस तरह से बनेगा न्यू फॉर्मूला। प्यारे बच्चों ये m2 जो है नीचे आ जाएगा, सही है, जब हम इसे सरल करेंगे तो, और जो m1 है ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बताइए समझ में आ गई, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये, और न्यूमेरिकल हम आपको करा चुके हैं। लिस्ट आप प्ले लिस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए अब सीमाएं पढ़ें इसकी। देखिए 3 सीमाएं लिखी हैं, बहुत ध्यान से समझना। ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, सही है, जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज करा है आप भी करें, और जहां मैंने ब्लू पेन का यूज करा है वहां आप ब्लू पेन का यूज करें। देखिए पहली सीमा क्या है प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। दूसरा देखिए, ये नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलेय विलायक से या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है जो विलयन में वियोजित, डिसोसिएटेड या अथवा संगुणित बोले तो एसोसिएटेड हो जाते हैं। सही, तो राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, सर हमने जाना कि राउल्ट का नियम क्या होता है और उसकी सीमाओं को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।